नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन अहिरवार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सेल्फ अचीवर में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं संबंध केंद्रित असफलताओं की। संबंध केंद्रित असफलताओं का ये 26वां कारण है, जिसमें उन्होंने बताया है अधिकारवादी संबंध। श्रीनिवास आर कंडुला की बुक असफलता सफलता की सीढ़ी का संबंध केंद्रित असफलताओं का ये 26वां कारण है। इसमें उन्होंने बताया कि अपनी असामान्य भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी को प्रेम करने से लोग संबंधों में असफल हो सकते हैं। जब प्रेम उचित सीमाएं लांघ जाता है तो यह दोनों के लिए ही पीड़ादायी हो सकता है। इसको आप दोबारा सुनिए। अपनी असामान्य भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी को प्रेम करने से लोग संबंधों में असफल हो सकते हैं। जब प्रेम उचित सीमाएं लांघ जाता है जब प्रेम उचित सीमाएं लांघ जाता है तो यह दोनों के लिए ही पीड़ादायी हो सकता है। प्रेम करने वाले के लिए भी और प्रेम पाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए ही ये पीड़ादायी हो जाता है। अधिकारवाद और कुछ नहीं बल्कि सशर्त प्रेम है। यह नज़रिया उस व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित कर देता है जिससे प्रेम किया जा रहा है। यह उसके भावनात्मक विकास को भी अवरुद्ध कर देता है। इसलिए किसी व्यक्ति के अधिकारवादी व्यवहार के शिकार व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि वह बंधन से मुक्त होने का हर संभव प्रयास करे। हम सब में संबंधों में अधिकारवादी बनने की प्रवृत्ति होती है। अंतर सिर्फ अधिकारवादिता के उद्देश्य और स्तर में होता है। कुछ लोग अपने जीवन साथी के बारे में अधिकारवादी होते हैं, तो कुछ अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, तो कुछ अपने बच्चों के बारे में। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के बारे में अधिकारवादी तो होते हैं, परंतु उस व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं चल पाता। अधिकारवादिता कई कारणों से संबंध में असफलता की वजह बन सकती है। अधिकारवादी व्यक्ति यह अपेक्षा रखता है कि जिस व्यक्ति से वह प्रेम करता है, यानी शिकार, जिस व्यक्ति से वो प्रेम करता है यानी शिकार, वह उसकी धारणाओं, आशाओं और जीवन मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे। वह किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की आवश्यकताओं को पहचानने से इनकार कर देता है। इस तरह का संबंध दम घोंटू होता है। अधिकारवादी लोग अपने शिकार को पूरी तरह अपने पर निर्भर बनाना चाहते हैं। एक तरफ से वे अपने शिकार के स्वामी बनना चाहते हैं। आनंद सोलंकी का उदाहरण देखें, जिसका अपनी पुत्री के साथ संबंध इतना कष्टकारी हो गया कि अंततः उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ा। सोलंकी के 2 बच्चे हैं, जिनमें नंदिनी छोटी है। वह अपने बेटे के बजाय बेटी से ज़्यादा प्रेम करता है। उसने हमेशा अपनी बेटी को खास मानकर उससे व्यवहार किया। वह उसके हर काम में गहरी दिलचस्पी लेता था। वह उसे खाना खिलाता था, नहलाता था, कपड़े पहनाता था और स्कूल छोड़ने जाता था। जब भी मौका मिलता था वह उसे बाहर घुमाने ले जाता था। जब वह शहर से बाहर चला जाता था तो नंदिनी की आवाज़ का कैसेट साथ लेकर जाता था। इतना प्रेम, ताकि वह उसे अपने आसपास महसूस कर सके। सोलंकी ने अपने ऑफिस की दीवारों और मेज पर नंदिनी की तस्वीर लगा रखी थी। वह घर या स्कूल में किसी को भी उससे सख्ती करने की इजाज़त नहीं थी। भले ही सोलंकी के पास संसाधन कम हो, परंतु वह अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। सोलंकी की पत्नी चिंतित थी कि उसका पति बेटी को बिगाड़ रहा है। उसने सोलंकी को समझाने की कोशिश की, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी कोशिशों पर वह नाराज हो जाता था और पत्नी पर चिल्लाने लगता था। नंदिनी को बचपन में तो अपने पापा का पूरा ध्यान और लाड़ बहुत पसंद आया, परंतु जब वह बड़ी हुई तो वह थोड़ी असहज महसूस करने लगी।
12वीं क्लास की उसकी सहेलियां जिस तरह अकेले स्कूल जाती थी, उसी तरह वह भी अकेले स्कूल जाना चाहती थी। परंतु पहली बार सोलंकी ने उसकी कोई बात मानने से इनकार कर दिया। नंदिनी अपने पिता के नज़रिए को समझती थी, इसलिए उसने समझौता कर लिया, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। इसके बावजूद वह अपने पिता की बेतुकी चिंता से परेशान महसूस करती थी, खासकर ऐसी चीज़ों के बारे में जो उसके लिए बहुत व्यक्तिगत थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पिंजरे में कैद हो। उसे स्कूल के अलावा कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसे दूसरे लोगों से बात करने या उनके साथ घूमने फिरने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। दूसरी तरफ उसके पिता उसके लिए महंगे तोहफे लेकर आते थे, उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते थे और उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते थे। सोलंकी का बेटा अपनी बहन के प्रति पिता का इतना लाड़ प्यार देखकर चिढ़ गया, क्योंकि उसे यह साफ लगता था कि उसकी उपेक्षा हो रही है। उसकी अपने पिता से कहा सुनी हो गई और वह घर छोड़कर मध्य पूर्व के एक देश में नौकरी करने चला गया। एक तो दूर हो गया, इतना लाड़ प्यार इतना प्रेम होने के बाद एक दूर चला गया। इससे सोलंकी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उससे उतना प्रेम नहीं करता था जितना कि बेटी से करता था। उसकी पत्नी अपने पति के व्यवहार से पहले से ही दुखी थी, परंतु बेटे के घर छोड़कर चले जाने के बाद तो वह पूरी तरह अवसाद का शिकार हो गई। समय गुजरने के साथ साथ सोलंकी का नंदिनी के प्रति अधिकारवादी व्यवहार बढ़ता ही गया। नंदिनी ने कॉलेज जाना छोड़ दिया और वह धीरे धीरे मनोरोगी बन गई। घर में ही बीमारी पैदा हो गई। वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, या तो वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी या फिर जवाब ही नहीं देती थी। पुरुषों से बात करते समय तो वह खास तौर पर बदतमीजी करती थी, क्योंकि सोलंकी ने उसे पुरुषों से सावधान रहने की सलाह दी थी। नंदिनी 31 साल की हो गई थी, परंतु सोलंकी अब भी उसे अपने हाथों से ही खाना खिलाता था। उसकी शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह अपनी बेटी को खुद से दूर कर दे या किसी और के हवाले कर दे। बहरहाल रिश्तेदारों और पत्नी के दबाव में आकर उसने नंदिनी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढने की कोशिश की जो शादी के बाद घर जमाई बनकर रह सके, परंतु उसका यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। 19 वर्षीय जेकब सोलंकी का ड्राइवर था। वह नंदिनी के असभ्य व्यवहार के बावजूद उसके साथ काफ़ी बातें करता था। धीरे धीरे वह नंदिनी के लिए बाहरी दुनिया की खिड़की बन गया। वह उसे फिल्मों, आस पड़ोस, अपने मित्रों और शहर के किस्से सुनाता था। वह जानता था कि सोलंकी इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई पुरुष उसकी बेटी से बातें करे, इसलिए जब सोलंकी घर पर नहीं रहता था तभी वह नंदिनी से मिलता था। ड्राइवर था, जेकब नाम था इसका, 19 साल का लड़का था, लेकिन वो डरता था और डर के मारे जब सोलंकी घर पर नहीं रहता था तो वह नंदिनी से बात करता था। अपनी बेटी को तिजोरी में बंद करके रखने के सोलंकी के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद नंदिनी जेकब के साथ भाग गई। वो बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई थी, बिल्कुल परेशान हो गई थी, और इस वजह से बेटा पहले ही घर छोड़कर चला गया था, अब बेटी ड्राइवर के साथ भाग गई। कुंठित सोलंकी यह नहीं समझ पाया कि जिस बेटी को वह इतना ज़्यादा प्यार करता था उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अधिकारवाद हमारे संबंधों के साथ ऐसा कर सकता है। अधिकारवाद हमारे संबंधों के साथ ऐसा कर सकता है। जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वे नफ़रत के सबसे आसान निशाने बन सकते हैं। जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वे नफ़रत के सबसे आसान निशाने बन जाते हैं। अधिकारवादी व्यक्ति दूसरे के जीवन का स्वामी बनने, उसे अपने सांचे में ढालने और उसे दिशा देने की कोशिश करता है। वह यह भूल जाता है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी उसकी अपनी है
और वह उसे अपने मन चाहे ढंग से जीना पसंद करता है। लोग अधिकारवादी लोगों के साथ स्थायी संबंध बनाना पसंद नहीं करते, भले ही उन्होंने कितने ही त्याग किए हो, क्योंकि ऐसे लोग अपने प्रियजन की निजता को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने अधिकारवादी स्वभाव के कारण अपने संबंधों में असफल होते हैं, भले ही ऐसा सोलंकी की हद तक न हो। दोस्तों, इस ये 26वां कारण था, लेकिन इस कारण का एक मतलब ये है कि अधिकारवाद उतना नहीं होना चाहिए। हर बात में हस्तक्षेप करना गलत बात है। इतना प्रेम सोलंकी को अपनी बेटी से था कि वो कहीं भी उसे घूमने फिरने नहीं देता था। कॉलेज अगर लड़की जाती भी थी तो साथ में छोड़ने जाता था, लेने जाता था। यहाँ तक कि वो 31 साल की हो गई थी, लेकिन उसको अपने हाथों से खाना खिलाता था। इतना प्रेम, यानी कि वो जो उसकी बेटी थी नंदिनी नाम की, वो चिड़चिड़ी हो गई थी। उसको किसी से बात ही करने का नहीं मौका मिल रहा था। और जब जेकब ड्राइवर जब उसके करीब आया तो उसका एक मन हल्का हुआ कि नहीं, मैं भी किसी से बात कर सकती हूँ, किसी से प्रेम कर सकती हूँ, किसी पुरुष के साथ रह सकती हूँ। ऐसा उसको फील हुआ। और सोलंकी इतना लाड़ प्यार करने के बावजूद भी उसकी बेटी उससे दूर हो गई, यानी उनके रिश्ते ख़त्म हो गए। इसका मतलब सोलंकी का जो जीवन है वो पूरा सुख में नहीं, पूरा दुख में हो गया, और दुनिया उसकी पूरी की पूरी एक तरह से तबाह हो गई। उसकी लाइफ ही पूरी नर्क बन गई। अब क्या रहा उसके जीवन में? कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि लड़का पहले ही घर छोड़कर चला गया था। अब लड़की अब चली गई है, और पत्नी है वो तो पहले से ही परेशान थी। तो इसमें जो भी हो दोस्तों, अधिकारवाद संबंध बिल्कुल खतरनाक साबित हुआ। ये भी एक असफलता का मूल कारण है, और यही संबंध केंद्रित असफलता का ये 26वां कारण है। अब हम बात करने वाले हैं 27वें कारण की। ये अविश्वासपूर्ण संबंध है। ये अविश्वासपूर्ण संबंध है, और ये 27वां कारण है। अविश्वासपूर्ण संबंध रखने से तो बेहतर है कि कोई संबंध ही ना रखा जाए। अविश्वासपूर्ण संबंध रखने से तो बेहतर है कि कोई संबंध ही ना रखा जाए। अविश्वास तब पैदा होता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में विश्वास नहीं होता या हमारी समझ अपूर्ण होती है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे आप कितने ही विश्वास करने वाले हो, आपका संबंध अविश्वासपूर्ण होगा अगर सामने वाले के नज़रिए के कारण आपकी विश्वसनीयता का भरोसा ना हो। हम में से ज़्यादातर लोग बड़े आराम से यह बात भूल जाते हैं कि दूसरों के प्रति हमारी अनुभूति उनके व्यवहार के बजाय हमारे खुद के नज़रिए का प्रतिबिंब बन जाती होती है। जो व्यक्ति अविश्वासपूर्ण व्यवहार करने में सक्षम है, उसमें दूसरों पर अविश्वास करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसके खुद के व्यवहार ही अविश्वासपूर्ण है, तो वो दूसरों पर विश्वास कैसे कर सकता है? क्योंकि वह जानता है कि ऐसे मामलों में अविश्वास किया जा सकता है। अविश्वास मानवीय संबंधों में बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। समाज में मौजूद अविश्वासपूर्ण माहौल के कारण लोग हर काम और व्यक्ति के बारे में तनावग्रस्त और चिंतित रहते हैं। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां विश्वास एक स्वाभाविक भाव हो। उस स्थिति में आप यह महसूस करेंगे कि जीवन और संबंध बहुत आसान और आरामदेह है। अविश्वसनीय संबंधों में व्यक्ति को असफलता से बचने के लिए हर समय सतर्क रहना पड़ता है। मैंने यहाँ जो कहा है उसे गलत मत समझिए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर व्यक्ति और स्थिति पर विश्वास कर लेना चाहिए। यह सच है कि अविश्वसनीय लोग हमारे चारों तरफ होते हैं, और यह भी सच है कि व्यावहारिकता
कि आपकी सीमा काफ़ी हद तक इस बात से तय होती है कि आप लोगों तथा स्थितियों पर कितनी सटीकता से अविश्वास करते हैं। मेरा मतलब यह है कि सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए अविश्वसनीय बनना ठीक नहीं है। मेरा मतलब यह है कि सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए अविश्वसनीय बनना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वजह से आप अपनी ऊर्जा, समय और धन तो बर्बाद करते ही हैं, अपने बहुमूल्य संबंधों को भी नष्ट कर देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों के कारण नहीं बल्कि स्वयं के ही अविश्वसनीय व्यवहार के कारण अपने संबंधों में असफल होते हैं, जैसा हिमेश के साथ हुआ। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों के कारण नहीं बल्कि स्वयं के ही अविश्वसनीय व्यवहार के कारण अपने संबंधों में असफल होते हैं, जैसा हिमेश के साथ हुआ। हिमेश एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। उसका बेंगलोर में एक कार सर्विस सेंटर है। 5 साल के प्रेम संबंध के बाद उसने बेंगलोर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य की लेक्चरर कनिका से विवाह किया। शादी से पहले हिमेश के कम से कम 2 और लड़कियों से अंतरंग प्रेम संबंध थे और एक वक्त तो ऐसा था जब उसके एक साथ 3 प्रेम प्रसंग चल रहे थे। बाकी 2 लड़कियों से भी उसने शादी का वायदा रखा था। हालांकि वे दोनों लड़कियां भी काफ़ी आकर्षक और अच्छे स्वभाव की थी, परंतु इसके बावजूद उसने कनिका से शादी की। उसने बाकी लड़कियों के साथ अपना नाता क्यों तोड़ा? इस बारे में उसका कहना था कि उसे उन पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उनके साथ उसके शारीरिक संबंध थे, इसलिए वह सोचता था कि शायद उनके पहले भी किसी और के साथ शारीरिक संबंध रहे होंगे। रोचक बात यह है कि कनिका से शादी करने के बाद भी हिमेश महिलाओं का पीछा करता रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह इस काम में उतना सफल नहीं हो पाता था जितना शादी से पहले वह सफल होता था। उसकी पत्नी कनिका सतीश नागप्पा के मार्गदर्शन में पीएचडी करने लगी। सतीश अविवाहित और आकर्षक अधेड़ व्यक्ति थे, जिन्होंने पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की थी। जब वे हिमेश के घर पर डिनर के लिए आए, तब हिमेश उनसे पहली बार मिला। उस दिन के बाद जब भी कनिका देर से घर पहुंचती थी, तो हिमेश को यह शक होता था कि उसका सतीश के साथ कोई चक्कर चल रहा है। कनिका को अपनी थीसिस के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए सतीश से कॉलेज के समय के बाद मिलना पड़ता था। एक बार हिमेश ने उससे साफ कह दिया कि वह इस बात को पसंद नहीं करता कि कनिका ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहे। इसके बाद कनिका अपना रिसर्च का काम कॉलेज के समय में ही पूरा करने की कोशिश करती थी। थीसिस से संबंधित शंकाओं और प्रगति की जानकारी वह सतीश को ईमेल से भेज देती थी और मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर वह टेलीफोन पर बात कर लेती थी। एक दिन कनिका इंडो अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर पर हो रहे सम्मेलन में गई। वहाँ से लौटते समय सतीश ने उसे उसके घर तक छोड़ा। यह देखकर हिमेश आग बबूला हो गया और कनिका पर चिल्लाने लगा। उसने कनिका से रिसर्च छोड़ने को कहा, क्योंकि घर का खर्च चलाने के लिए कनिका को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। कनिका हिमेश के अविश्वासपूर्ण नज़रिए को समझ गई और अपना काम छोड़कर घर पर रहने के लिए तैयार हो गई। बहरहाल उसे यह विश्वास नहीं था कि उसका फैसला सही था या गलत। कुछ दिनों के बाद कनिका ने हिमेश से आग्रह किया कि वह घर पर बोर हो रही है, इसलिए वह बाहर काम करना चाहती है। हिमेश सहमत हो गया। कनिका ने दोबारा अपनी पीएचडी का काम शुरू किया और अब वह सतीश से चोरी छुपे मिलने लगी। हिमेश के नज़रिए से वाकिफ होने के बाद कनिका उससे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों और लोगों के साथ मिलने के बारे में झूठ बोलने लगी। वह जानती थी कि अगर वह अपनी पढ़ाई और शादी दोनों को बचाना चाहती थी, तो हिमेश को गुमराह करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वह अपने विवाह के प्रति निष्ठावान थी तथा सतीश के साथ उसका संबंध सिर्फ विद्यार्थी
और शिक्षक का था। हिमेश को खुश करने के लिए कनिका ने सहयोगी रिसर्च गाइड के रूप में एक महिला से मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया। हिमेश के अविश्वासपूर्ण संबंध व्यवहार के कारण कनिका अपने पति के बजाय अपने मित्रों और परिचितों के साथ अधिक खुली और ईमानदार थी। अविश्वासपूर्ण संबंध में यही होता है, ज़्यादातर लोग हिमेश की तरह सौभाग्यशाली नहीं होते कि उसके पास एक ऐसी पत्नी थी जो उनके वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए संकल्पवान थी। कनिका की स्थिति में रहने पर अधिकांश महिलाएं अविश्वासी पति के साथ रहने के बजाय रिश्ते को तोड़ना पसंद करती हैं। बहरहाल इस मामले में भी कनिका को आजीवन अपने पति से झूठ बोलना पड़ा। इससे बड़ी असफलता कोई नहीं है। हर व्यक्ति का अविश्वासपूर्ण व्यवहार हिमेश जैसा नहीं होता। हालांकि अविश्वास का स्तर अलग हो सकता है, परंतु परिणाम एक ही रहता है, असफल संबंध। अविश्वास का स्तर अलग अलग हो सकता है, परंतु परिणाम एक ही रहता है, उसका नाम है असफल संबंध। दोस्तों, ये संरचनात्मक संबंध है। ये 28वां कारण है असफलता का। असफलता का ये 28वां कारण है। विकास तिवारी धनबाद में केंद्र सरकार की कोयला शोध प्रयोगशाला में रिसर्च ऑफिसर है। इसे संरचनात्मक संबंध कहते हैं। संरचनात्मक संबंध का ये 28वां कारण है और ये धनबाद में केंद्र सरकार की कोयला शोध प्रयोगशाला में रिसर्च ऑफिसर हैं। इसका नाम विकास तिवारी है, जिसकी केस स्टडी डॉक्टर कंडूला ने इसमें रखी है। उसके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वह खुद के बारे में सोचने के बजाय अपने बच्चों और उनके भविष्य के बारे में सोचता रहता है। वह व्यक्तिगत रूप से उनकी शैक्षणिक प्रगति की निगरानी करता है और उनकी कक्षा तथा होमवर्क के मामलों में विशेष रुचि लेता है। उसका लक्ष्य अपने बच्चों को आदर्श इंसान बनाना है। समस्या यह है कि तिवारी चाहता है कि उसके बच्चे पूरी तरह से शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही जीवन में प्रगति हो सकती है। वह उनकी पढ़ाई से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि वह पुस्तकों के अध्यायों, समस्याओं और समाधानों को अपने बच्चों से बेहतर तरीके से जानता है। उसकी यह आदत है कि वह शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले ही बच्चों के लिए पुस्तकें खरीद लेता है और उन्हें पूरा पढ़ लेता है। अगर उसे कोई अध्याय समझने में दिक्कत आती है तो वह अध्यापकों से खुद संपर्क करता है। एक बार सारे अध्याय पढ़ लेने के बाद वह अपने बच्चों को उसी तरह से पढ़ाता है जिस तरह से उसने पढ़ा है। अपने बच्चों के साथ उसके संबंध पिता पुत्र या पिता पुत्री के बजाय शिक्षक और विद्यार्थी के हैं। उसे अपनी धारणा और काम करने के तरीके पर बहुत यकीन है। वह इस बात पर जोर देता है कि उसके बच्चे उसी के कहे अनुसार काम करें। तिवारी उन्हें लगातार हिदायतें देता रहता है कि वे किस तरह के कपड़े पहने, कैसे बात करें, कैसे खाएं, किस तरह के दोस्त बनाएं, शिक्षकों तथा आस पड़ोस के लोगों से कैसे व्यवहार करें, कौन से मनोरंजन में भाग लें, किस करियर के लक्ष्य बनाएं आदि इस तरह की बातें वह दिन में कम से कम 50 बार अपने बच्चों से इस तरह के वाक्य बोलता है। इसे इस तरह से किया जाना चाहिए या इसे इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। ये बात विकास तिवारी अपने बच्चों को समझाता है। वह कभी अपने बच्चों को उनकी मर्जी से काम करने की स्वतंत्रता और अवसर नहीं देता। वह उन्हें प्रयोग करने, विश्लेषण करने और यह तय करने की अनुमति नहीं देता कि उनके लिए क्या अच्छा है। तीनों बच्चों ने 12वीं कक्षा तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वे हमेशा अपनी क्लास में पहले या दूसरे स्थान पर रहे थे। बहरहाल कॉलेज में पहुंचने के बाद उनकी पढ़ाई का स्तर गिरने लगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका बेटा 35 बच्चों की कक्षा में 30वें स्थान पर रहा। उसकी लड़कियों का भी यही हाल हुआ। बड़ी लड़की मेडिकल इंटर्नशिप प्रोग्राम में जैसे तैसे दाखिल हुई और दूसरी लड़की जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है औसत नंबरों से पास हुई।
पिता दिन रात अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहा था, लेकिन जब वो कॉलेज में गए तो उनका पढ़ाई का ग्राफ गिर गया। लगभग 2 साल तक बेरोजगार रहने के बाद उसके बेटे को एक स्थानीय फैक्ट्री में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। उसकी अकुशलता के कारण उसका कई विभागों में तबादला हुआ, परंतु वह कहीं भी अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाया। इस समस्या का कारण समझना आसान है, क्योंकि बीमारी का निदान करने या दवाई लिखने के मामले में उसे खुद पर विश्वास नहीं है। वह अपने हर काम में अपने सहकर्मियों, यहाँ तक कि नर्सों का समर्थन चाहती है। ये लड़की के बारे में उन्होंने बताया है, क्योंकि बार बार कोशिश करने के बावजूद तिवारी की बेटी को MS की डिग्री के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। इस समय वह एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक डॉक्टर की सहयोगी है, परंतु बीमारी का निदान करने या दवाई लिखने के मामले में उसे खुद पर विश्वास नहीं। वह अपने हर काम में अपने सहकर्मियों, यहाँ तक कि नर्सों का समर्थन चाहती है। तिवारी की दूसरी बेटी इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब घर में बैठी हुई है। वह 1 साल से नौकरी ढूंढ रही है, परंतु उसे कामयाबी नहीं मिली। तिवारी के दुख का कोई ठिकाना नहीं है। उसके हिसाब से उसके बच्चे कॉलेज में इसलिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें उसका मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। जियोलॉजिस्ट होने के कारण तिवारी इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की पढ़ाई में अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाया। उसे बहुत बुरा लगता है कि अपनी कड़ी मेहनत और पूर्ण समर्पण के बावजूद वह अपने बच्चों के करियर को सफल नहीं बना पाया। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए वही करते हैं जो तिवारी ने किया। परिणाम यह होता है कि वे उनके करियर को आगे बढ़ाने के बजाय उसे बिगाड़ कर रख देते हैं। तिवारी के विचार से वह इसलिए असफल हुआ क्योंकि वह कॉलेज की पढ़ाई में अपने बच्चों को मार्गदर्शन नहीं दे पाया। वास्तविकता यह है वह अपने अति संरक्षणात्मक रवैये के कारण असफल हुआ, क्योंकि उसने अपने बच्चों के विकास में अनावश्यक हस्तक्षेप किया। जब तक उसके पास ज्ञान था तब तक उसने अपने बच्चों को शैक्षणिक संसार को टटोलने की अनुमति नहीं दी, निर्णय नहीं लेने दिया और प्रयोग नहीं करने दिए। बचपन और किशोरावस्था में बच्चे तिवारी की इच्छाओं और शर्तों के अनुरूप व्यवहार करते रहे। जब अचानक खुद निर्णय लेने की नौबत आई तो वे असफल हो गए। सीधी सी बात यह है कि वे इस तरह की स्थितियों के आदी नहीं थे। उन्हें अपने पिता की ज़रूरत अपनी पढ़ाई में भी थी और अपने करियर में भी, और जब पिता उनकी मदद नहीं कर पाए तो बच्चे असफल हो गए। संभावना यह है कि अपने बाकी जीवन में भी उन्हें अपने पिता या उन्हीं की तरह के किसी संरचनात्मक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो उनके लिए सारे निर्णय ले सके। अति संरक्षण देने वाले संबंध बच्चों के विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। उन्हें मार्गदर्शन और समर्थन की तो ज़रूरत होती है, परंतु उन्हें अति सुरक्षा, पल पल दिए जाने वाले निर्देशों, क्या करे और क्या ना करे की सूची या करीबी निगरानी की ज़रूरत नहीं होती है। व्यक्तित्व विकास होने की उम्र में अभिभावक का अत्यधिक हस्तक्षेप बच्चों को उन पर निर्भर बना देता है। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते या निर्णय लेने में अक्षम होते हैं, उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल होने की संभावना होती है। आखिरकार जीवन का मतलब निर्णय लेना और विकल्प चुनना ही होता है। तिवारी के अपने बच्चों के साथ जिस प्रकार के संबंध थे वे बहुत विनाशकारी थे। हर व्यक्ति को अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखनी होती है। तिवारी के अपने बच्चों के साथ जिस प्रकार के संबंध थे वे बहुत विनाशकारी थे, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई उसके हिसाब से करें। उसने किया भी, जहाँ तक हो सकता था उसने किया, लेकिन कॉलेज में जब बच्चे डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ाई करने गए
तो बच्चे भी असफल हो गए और तिवारी खुद असफल हो गए, क्योंकि वो उन्हें जो वो चाहते थे वो क्लास या पुस्तक या बुक उन्हें नहीं पढ़ा सका। इसी तरह तिवारी के अपने बच्चों के साथ जिस प्रकार के संबंध थे वे बहुत विनाशकारी थे। हर व्यक्ति को अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखनी होती है। जो लोग अपने बच्चों को बहुत अधिक संरक्षण देते हैं वे उनके भविष्य की स्क्रिप्ट खुद लिखने की गलती करते हैं। मदद करने के बजाय वे उन्हें व्यक्ति के रूप में कमज़ोर बना देते हैं। इसलिए संरक्षण देना किसी भी स्वस्थ संबंध में बाधक बन सकता है। दोस्तों, अति संरक्षण देने वाले संबंध बच्चों के विकास को अवरुद्ध कर देते हैं, क्योंकि तिवारी साहब चाहते थे कि उनके बच्चे उनके हिसाब से पढ़े, उनके हिसाब से उनका करियर बने, ताकि तिवारी जी का भी नाम हो सके कि हाँ उनके बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बने हैं। लेकिन जहाँ भी उनके बच्चे डिग्री लेने के बाद नौकरी लेने के लिए पहुँचे तो वो असफल हो गए और बार बार उनके ट्रांसफ़र होते रहे। तो अति संरक्षण देने वाले जो संबंध होते हैं, यानी बच्चों पर इतनी निगरानी रखने वाले संबंध भी असफलताएं पैदा करता है, और ये उसका 28वां कारण हमने देखा है। ये है 29वां कारण, इसे बोलते हैं अर्थहीन संबंध। अर्थहीन संबंध ये 29वां कारण है असफलता का। विवाह जैसा आजीवन संबंध जब पति पत्नी दोनों के लिए अर्थहीन हो जाता है। इसमें क्या बता रहे हैं कि विवाह जैसा आजीवन संबंध जब पति पत्नी दोनों के लिए अर्थहीन हो जाता है तो यह जिंदगी भर के बजाय कुछ दिनों का संबंध बनकर रह जाता है। विवाह जैसा आजीवन संबंध जब पति पत्नी दोनों के बीच दोनों के लिए अर्थहीन हो जाता है तो यह जिंदगी भर के बजाय कुछ दिनों का संबंध बनकर रह जाता है। जाहिर है, खासकर हमारे देश में कई दंपति एक दूसरे से असंतुष्ट होने के बावजूद साथ साथ सिर्फ इसलिए रहते हैं ताकि वे समाज की नज़रों में ना गिर जाएं। वैवाहिक संबंधों में अर्थहीनता का सबसे प्रमुख कारण आकर्षण की कमी है। वैवाहिक संबंधों में अर्थहीनता का सबसे प्रमुख कारण आकर्षण की कमी है। वैवाहिक संबंधों में अर्थहीनता का सबसे प्रमुख कारण आकर्षण की कमी है। जब दंपति के बीच स्वस्थ शारीरिक अंतरंगता की कमी होती है तो उनका संबंध नीरस बन जाता है। जब दंपति के बीच स्वस्थ शारीरिक अंतरंगता की कमी होती है तो उनका संबंध नीरस बन जाता है। भारतीय परिवेश में जहां सेक्स के बारे में बातें करना अनुचित माना जाता है, लोग अपने वैवाहिक जीवन तोड़ने के लिए कई तरह के बहाने बनाते हैं। एक बार और इसको सुनिए कि भारतीय परिवेश में जहां सेक्स के बारे में बातें करना अनुचित माना जाता है तो लोग अपने वैवाहिक जीवन तोड़ने के लिए कई तरह के बहाने बनाते हैं। आमतौर पर कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं। बहरहाल ऐसे विवाहों के असफल होने का प्रमुख कारण कमज़ोर सेक्स संबंधी आकर्षण और नीरस शारीरिक संबंध होते हैं। संतुष्टिदायक शारीरिक संबंध में दंपति के बीच प्रगाढ़ बंधन विकसित करने और गलतफहमियां कम करने की शक्ति होती है। आजकल असफल वैवाहिक संबंधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और यह ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि पति पत्नी में से कोई भी एक शारीरिक अंतरंगता के महत्व को नहीं समझ पाता। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि स्थायी वैवाहिक संबंध में प्रेम किसी भी अन्य चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह सच हो सकता है, परंतु दंपति के बीच प्रेम उपजाने और उसे मजबूत करने में सेक्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्वप्ना और मधुर का प्रेम संबंध 2 साल तक चला। स्वप्ना और मधुर का प्रेम
2 साल तक चला प्रेम संबंध। इसके बावजूद जब उनका विवाह हुआ तो वे 2 महीने से ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह पाए। स्वप्ना कहती है कि मधुर के बुरे स्वभाव की वजह से विवाह में दरार आई, जबकि मधुर का कहना है कि उसका विवाह 2 कारणों से टूटा, उसके सास ससुर का दुर्व्यवहार और स्वप्ना की महंगी चीज़ें खरीदने की नाजायज मांगे, जिन्हें खरीदने की उसकी सामर्थ्य नहीं थी। दरअसल ये सिर्फ बहाने थे, असली कारण कमज़ोर सेक्स संबंध था। सेक्स संबंध अगर आपका कमज़ोर रहेगा तो अर्थहीन संबंध बन जाएगा, क्योंकि जब सेक्स में संतुष्टि नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाएगा कि ये खराब है, ये बोलता ज़्यादा है, इसके साले खराब है, इसकी सास खराब है, इसके ससुर खराब है। इस तरह से बहुत सारे बहाने बनाए जाएंगे और उस रिश्ते को तोड़ दिया जाएगा। तो ये था 29वां कारण, जिसका नाम था अर्थहीन संबंध। अब आइए हम जानते हैं 30वां कारण, पूर्वाग्रह से ग्रस्त संबंध। पूर्वाग्रह से ग्रस्त संबंध। पूर्वाग्रह से ग्रस्त परिवेश में कोई भी रिश्ता नहीं पनप सकता। पूर्वाग्रह से ग्रस्त परिवेश में कोई भी रिश्ता नहीं पनप सकता। हालांकि अधिकांश लोगों में थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह होता है, परंतु अनुचित मात्रा में होने पर यह संबंधों को असफल करवा सकता है, चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। पूर्वाग्राही लोग अपनी अनुभूतियों के बारे में बहुत कठोर होते हैं और पूर्व निर्धारित वरीयता की अवधारणा का पीछा करते हैं। अति साधारणीकरण का मोह उन्हें वास्तविकता को समझने से रोकता है। इसके अलावा पूर्वाग्रह लोगों को तार्किकता और सहनशीलता से इतना दूर कर देता है कि स्वस्थ संबंध बनाने और उन्हें पोषण देने की उनकी क्षमता असामान्य रूप से कम हो जाती है। अपने पूर्वाग्रही नज़रिए के कारण बहुत से लोग अपने मित्रों, समुदाय और पूरे समाज के साथ अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं। मेरी नज़र में एक ऐसा ही मामला आया जिसमें 2 परिवार लगभग 20 साल तक पड़ोस में रहे, परंतु उनमें आपस में बातचीत बंद थी। उनके बीच इतना अधिक अलगाव था कि जब एक परिवार की पुत्री की हत्या हो गई तब भी दूसरे परिवार ने दुख तक नहीं जताया। ये बहुत ही दुख वाली बात है। पड़ोसी इतना खतरनाक भी नहीं होना चाहिए कि 20 साल तक साथ रहने के बावजूद उससे बात ही ना की जाए जब उसके परिवार में कोई डेथ भी हो जाए। ये दुख वाली बात है। मुझे यह पता चला कि उनके बीच के अस्वस्थ संबंध का कारण व्यक्तिगत मतभेद नहीं था, बल्कि एक दूसरे की जीवन शैली के प्रति नफरत थी। पूर्वाग्रह से ग्रस्त नज़रिया हमारे संबंधों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, यह दर्शाने के लिए मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखना चाहूँगा। परमेश्वरन अय्यर मेट्रो वाटर वर्क्स में काम करता है। वह लगभग 20 साल पहले अपने परिवार के साथ चेन्नई के उपनगरीय अपार्टमेंट में रहने आया। उसके बच्चे तब बहुत छोटे थे और स्कूल जाते थे। लगभग उसी समय पॉल वर्गीज ने उसके पास वाला अपार्टमेंट खरीदा और अपनी पत्नी व बेटी के साथ वहाँ रहने लगा। वर्गीज दंपति एक 5 स्टार होटल में काम करते थे। हालांकि पॉल और परमेश्वरन दोनों एक ही राज्य के थे और एक ही भाषा बोलते थे, परंतु उनकी जीवन शैलियाँ बहुत ही भिन्न थी। परमेश्वरन अय्यर ईश्वर से डरने वाला इंसान था और एक मध्यम वर्गीय पारंपरिक व्यक्ति था। दूसरी ओर वर्गीज आधुनिक विचारों का था। परमेश्वरन अय्यर के विचार से वर्गीज और उसके परिवार के कोई जीवन मूल्य नहीं थे और वे पाश्चात्य संस्कृति के जाल में उलझकर बिगड़ चुके थे। वह होटलों में काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता था और इस तरह के कामों को बहुत अनुचित मानता था। अय्यर मिसेज वर्गीज को देखकर बहुत असहज हो जाता था और उनके साथ लिफ्ट में जाने से भी कतराता था। वह उनके चमक दमक भरे कपड़ों से चिढ़ता था और उसे यह समझ में नहीं आता था
कि पॉल ने अपनी पत्नी को होटल में काम करने की अनुमति कैसे दे दी। दूसरी ओर वर्गीज सोचता था कि परमेश्वरन अय्यर और उसका परिवार देहाती जीवन शैली जी रहे हैं और उनमें मैनर्स और शिक्षा की कमी है, इसलिए उन्होंने कभी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों पर भी पाबंदी लगा दी कि वे एक दूसरे से बातचीत या मित्रता ना करें। दोनों ही यही कहते थे कि सामने वाले में मूलभूत जीवन मूल्यों और मैनर्स की कमी है। एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव के साथ वे लगभग 20 साल तक आसपास रहे। वर्गीज की बेटी का विवाह हुआ और वह अपने पति के साथ बेंगलोर चली गई। परमेश्वरन अय्यर को इस विवाह से कोई लेना देना नहीं था और उसे इसमें बुलाया भी नहीं गया। कुछ समय बाद अपार्टमेंट में यह खुसुर होने लगी कि वर्गीज की बेटी अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौट आई है, क्योंकि उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होने वाली है। एक दिन जब वर्गीज और उसकी पत्नी एक बीमार रिश्तेदार को देखने गए हुए थे तो उनका दामाद अमित अपनी पत्नी से मिलने आया। किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ। अमित ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया और यह स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया था। इसका कारण यह था कि वह उसके साथ घर लौटने के लिए तैयार नहीं थी। लड़की के माता पिता सदमे की हालत में थे और बेहद दुखी थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, परंतु इससे परमेश्वरन अय्यर को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके अपार्टमेंट में कोई इतनी बुरी तरह मरा था। वह वर्गीज से मिलने तक नहीं गया। इसके बजाय उसे इस बात पर गर्व था कि उसने इस तरह के पड़ोसी से 20 साल से बात नहीं की। इस बात का उसे गर्व था। सच्चाई यह है कि परमेश्वरन अय्यर और पॉल वर्गीज दोनों ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वे सम्मानजनक जीवन जीते हैं और समाज में उनकी छवि विश्वसनीय तथा ईमानदार लोगों की है। दोनों ही मध्यम वर्गीय हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं। बहुत से लोगों को यह पहेली समझ में नहीं आती थी कि दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति इतने शत्रुतापूर्ण क्यों हैं। कारण था उनका पूर्वाग्रह। बाहरी दिखावे के आधार पर उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि वे कभी अच्छे पड़ोसी नहीं बन सकते। क्यों? हालांकि उनके जीवन मूल्यों का तंत्र समान था, परंतु उन्होंने सिर्फ पूर्वाग्रह के कारण अपने खोखले मतभेदों को बढ़ा लिया। समय के साथ साथ वे अपने पूर्वाग्रह को सशक्त बनाने के लिए प्रमाण खोजने लगे। परिणाम यह हुआ कि जो परिवार अच्छे मित्र बन सकते थे वे बिना किसी कारण के शत्रु बन गए। दोनों ने ही मानवता की कीमत पर अपनी नफरत व्यक्त की। इसी तरह मैं ऐसे शाकाहारियों से मिला हूँ जो मांसाहारी लोगों को असंवेदनशील मानते हैं। दूसरी ओर मांसाहारी लोग सोचते हैं कि शाकाहारी लोग असामान्य होते हैं। मैंने लोगों को दूसरे समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त विचार व्यक्त करते सुना है, जिनमें उनके कई गुणों का वर्णन भी शामिल होता है। मेरे दो मित्र अलग अलग समुदाय के हैं। वे एक दूसरे के घर पर खाना खाते हैं, परंतु वे दोनों तीसरे समुदाय के व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले रेस्तरां में खाना खाते हैं, जहां भोजन बनाने वाले व्यक्ति की जाति का अता पता नहीं होता। इस तरह के पूर्वाग्रह हमें सिर्फ लोगों तथा समुदायों के साथ हितकारी संबंधों का आनंद लेने से वंचित करते हैं। पूर्वाग्रह हर प्रकार के मानवीय व्यवहार में उत्पन्न हो सकते हैं और हमारे संबंधों में असफलता का कारण बन सकते हैं। अब आप देखिए कि दो पड़ोसी एक साथ 20 साल से रह रहे हैं और दोनों ही 20 सालों से दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, ना उनका कभी एक दूसरे से झगड़ा हुआ। लेकिन शत्रुता नहीं, वो एक दूसरे की जो विचारधारा थी, उनकी विचारधाराएं मेल नहीं हो पा रही। उनकी जो विचारधारा है वो मैच नहीं हो पा रही थी। इस कारण से वो एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब उनके घर में डेथ हो गई, एक पड़ोसी के घर में डेथ हो गई, तो दूसरा पड़ोसी चाहे दुश्मन हो चला जाना चाहिए, लेकिन वो
वर्गीज के घर गए ही नहीं। अय्यर जो थे वो वर्गीज के घर गए ही नहीं। इससे ये साबित होता है कि पूर्वाग्रह हर प्रकार के मानवीय व्यवहार में उत्पन्न हो सकते हैं और हमारे संबंधों में असफलता का कारण बन सकता है, क्योंकि ये भी असफलता का एक मूल कारण है। दोस्तों, ये था 30वां कारण। अब हम बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन और सबसे ज्ञानवर्धक जो कारण है, उसका नाम है ईर्ष्यालु संबंध। इससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाता है, जीवन ही तबाह हो जाता है ईर्ष्यालु संबंध बनाने से। जब लोग सामने वाले की उपलब्धियों पर ईर्ष्या करते हैं, जब लोग सामने वाले की उपलब्धियों पर ईर्ष्या करते हैं तो कोई वास्तविक संबंध संभव नहीं होता। ईर्ष्या दरअसल संबंधों को असफल करवाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सामने वाले व्यक्ति की हर चीज़ से ईर्ष्या करते हैं। सुंदरता, दौलत, सफलता, किस्मत, कैरियर, परिवार, मकान, सबसे उनको जलन होती है। और ऐसे में सामने वाले जिससे जलन हो रही है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद व्यक्ति जलता है और उसके दिमाग में इस तरह की भावनाएं आ जाती है कि ये व्यक्ति कितना आगे हो गया है। उसके मकान से, दौलत से, सफलता से, किस्मत से, कैरियर से, परिवार से, हर चीज़ से उनको जलन होती है या ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या 2 तरीक़ों से असफल करवाती है। ये असफलता का सबसे बेहतरीन कारण हो सकता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें ईर्ष्या किसी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ा है वो उसकी मेहनत से बढ़ा है, इसमें किसी का लेना देना नहीं है। ईर्ष्या 2 तरीक़ों से असफल करवाती है। एक तो यह आपको स्वस्थ संबंध विकसित करने से रोकती है, और दूसरी बात यह है कि इससे आपको वह चीज़ हासिल नहीं होती जिसके प्रति आप ईर्ष्यालु हैं, क्योंकि ये तभी वह चीज़ तभी आपको मिल सकती है जब आपकी मेहनत उसके बराबर हो जाएगी। तो आपको ईर्ष्या करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप जलो मत, बराबर ही करो, ईर्ष्या मत करो। इसके हानिकारक प्रभावों को जानने के बावजूद लोग ईर्ष्या की भावना से नहीं उबर पाते हैं। मेरे पुराने ऑफिस में 2 महिला सहकर्मियों में कभी मित्रता नहीं हो पाई। मेरे पुराने ऑफिस में 2 महिलाओं में कभी मित्रता नहीं हो पाई। दोनों सहकर्मी थे। वे एक दूसरे से इतनी ज़्यादा जलती थी कि वे इस बात के लिए तैयार थी कि सामने वाली महिला को प्रमोशन मिलने के बजाय किसी तीसरी महिला को प्रमोशन मिल जाए। ईर्ष्या यानी एक दूसरे का वो चाहती नहीं थी कि इसको मिले या मुझे मिले, हम दोनों में से किसी तीसरे को मिलना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। ईर्ष्या भाई बहनों को भी प्रतिद्वंदी बना देती है। यह भावना इतनी प्रबल बन जाती है कि आप दूसरों की सफलता को अपनी असफलता मानने लगते हैं। ईर्ष्या होने पर आप संबंध बनाए रखने की क्षमता गंवा देते हैं। इस तरह का व्यक्ति खुद को उन लोगों से दूर कर लेता है जिनसे वह ईर्ष्या करता है। इस तरह का व्यक्ति खुद को उन लोगों से दूर कर लेता है जिनसे वह ईर्ष्या करता है, और वह यह एहसास नहीं करना चाहता है कि वह ईर्ष्या के कारण ऐसा कर रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपने ईर्ष्यालु व्यवहार के कारण अपना पारिवारिक जीवन तबाह कर लिया। आज वह दुखद जीवन बिता रहा है, परंतु वह अब भी यह तर्क देता है कि वह अपने सिद्धांतों के कारण असफल हुआ। ईर्ष्या स्वास्थ्य मानवीय संबंधों के कितने प्रतिकूल हो सकती है, यह स्पष्ट करने के लिए मैं उसकी कहानी बताना चाहूँगा। ईर्ष्या, परंतु वह अब भी यह तर्क देता है कि वह अपने सिद्धांतों के कारण असफल हुआ। ये वो तर्क देता है कि वो असफल क्यों हुआ, तो वो खुद इस बात को मानता है कि मैं असफल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे सिद्धांत ही ऐसे थे। ईर्ष्या स्वस्थ मानवीय संबंधों के कितने प्रतिकूल हो सकती है, यह स्पष्ट करने के लिए
मैं उसकी कहानी बताना चाहूँगा। पम्मी बरार जैसी पत्नी होने पर कोई भी व्यक्ति खुद को खुशकिस्मत समझेगा। पम्मी बरार जैसी पत्नी होने पर कोई भी व्यक्ति खुद को खुशकिस्मत समझेगा। विसंगति यह थी कि उसका पति सुखविंदर नागपाल ऐसा नहीं सोचता था। सुखविंदर मैकेनिकल इंजीनियर था और चंडीगढ़ में एक कंपनी में मेंटेनेंस मैनेजर था। उसकी पत्नी पम्मी IAS अफसर थी और विवाह के समय चंडीगढ़ में ही पदस्थ थी। पम्मी बुद्धिमान व दोस्ताना थी और दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। सुखविंदर भी उतना ही बुद्धिमान और स्मार्ट था। पम्मी से शादी करने के लिए सुखविंदर ने उसके अभिभावकों, जो दूर के रिश्तेदार थे, को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे उसे दामाद के रूप में स्वीकार कर ले। पम्मी ने सोचा कि किसी बड़े परिवार में शादी करने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना ज़्यादा समझदारीपूर्ण था जो उससे प्रेम करता हो। उसने सुखविंदर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शुरुआत में वे बहुत खुश थे। सुखविंदर के माता पिता इस विवाह से खुश नहीं थे क्योंकि पम्मी IAS अफसर थी और जो पति था वो इंजीनियर था। तो सुखविंदर के माता पिता को इस बात का एहसास था कि ये IAS अफसर है और बेटा हमारा इंजीनियर है, तो कैसे बन पाएगी। बहरहाल वे भी उसके प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न थे। ऊंचे ओहदे के बावजूद पम्मी घर पर सामान्य गृहिणी की तरह रहती थी। वह अपने पति और सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी। उसने अपने पद को कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। शादी के कुछ समय बाद से ही सुखविंदर पम्मी से ईर्ष्या करने लगा। वह यह देखकर जल भुन जाता था कि उसकी पत्नी के पास गाड़ी थी, ड्राइवर था, बड़ा ऑफिस था, ज़्यादा अच्छी नौकरी थी, अमीर मित्र थे, बहुत व्यस्त दिनचर्या थी आदि। अब आप बताइए कि पत्नी से पति ही जलने लग गया कि उसके पास इतने अच्छे मित्र हैं, इतनी अच्छी नौकरी है, इतना बड़ा ऑफिस है, इतने अमीर मित्र हैं। अमीर मित्र तो होंगे ही क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर थी और आप एक इंजीनियर हैं, तो डेफिनेटली आपका जो ओहदा है वो नीचा रहेगा। यह सोचकर वह खास तौर पर अपने करियर को लेकर बहुत नाखुश था। उसकी पत्नी के पास शहर के बीचों बीच एक एयर कंडीशन्ड ऑफिस और अधीनस्थों की फौज थी जो उसके आदेशों का पालन करती थी, जबकि उसे शहर के बाहरी इलाकों की खाक छानना पड़ती थी और मजदूरों तथा मशीनों से संबंधित काम करने पड़ते थे। वह अपने काम से नफरत करने लगा। उसकी राय में पम्मी की शिक्षा साधारण थी और वह इतने ऊंचे ओहदे तथा नौकरी की हकदार नहीं थी। दूसरी ओर वह एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का स्नातक था और उसे अपनी योग्यता से बहुत कम मिल रहा था। उसे अपने मित्रों की बातें बार बार याद आती थी। जब वह शादी करने वाला था तो उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि वह IAS अफसरों से सावधान रहे क्योंकि वे घमंडी होते हैं। ये भी उनके दिमाग में एक कारण डाल दिया ईर्ष्या करने का कि वह घमंडी होते हैं। उन्होंने उसे यह सलाह दी थी कि वह अपनी अफसर पत्नी के सामने दबकर न रहे। अब उसे लग रहा था ये घर टूटने वाली बात है, जीवन बर्बाद होने वाली बात है। अब उसे लग रहा था कि उनकी चेतावनी सही थी। उसने पम्मी के सरकारी बंगले के बजाय किराए के मकान में रहने का फैसला किया। पम्मी ने उसकी भावनाओं को समझते हुए उसके निर्णय को स्वीकार किया। बहरहाल सुखविंदर के कष्टों का कोई अंत नहीं था। वह बार बार खुद की तुलना पम्मी से करता था और दुखी महसूस करता था। जब कोई पम्मी की तारीफ करता था तो उसे बहुत ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। नौकरी में उसकी रुचि खत्म हो गई और वह कोई बड़ा काम करने के बारे में सोचने लगा। जल्दी ही उसने बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। हालांकि उसने पम्मी के साथ इस बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया, फिर भी पम्मी ने उसके काम में पूरा सहयोग देने का प्रस्ताव
रखा। सुखविंदर ने बैंक लोन लेकर बेबी फूड बनाने वाली कंपनी शुरू की। यह काम कोई खास सफल नहीं हुआ। हालांकि इसमें घाटा तो नहीं हुआ, परंतु इससे सुखविंदर को विशेष आमदनी भी नहीं हुई। इस दौरान ईमानदार और मेहनती अफसर के रूप में पम्मी की प्रतिष्ठा पूरे राज्य में फैल गई। वह प्रमुख प्रशासनिक अफसर बन गई। इससे सुखविंदर उसके प्रति और भी असहिष्णुता हो गया। वह उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करने लगा। वह अक्सर कहता था कि आईएएस अफसर देश को लूट रहे हैं तथा जनता की खून पसीने की कमाई पर पेश कर रहे हैं। अपनी ही पत्नी की सुखविंदर साहब बुराई कर रहे हैं। पम्मी सुखविंदर की मनोदशा समझती थी और उसने यह कहकर उसे शांत करने की कोशिश की कि वे जीवन साथी है तथा उनके बीच ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उसने सुखविंदर की हीन भावना को दूर करने की पूरी कोशिश की, परंतु अहम से भरा सुखविंदर यह कहकर खुद का बचाव करता रहा कि उसमें कोई हीन भावना नहीं है और वह पम्मी से ज़्यादा सक्षम है। वो सुखविंदर साहब अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गलती क्या कर रहे हैं। गलती अगर आदमी को समझ में आ जाए तो सुधारना ले, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप की जो गलतियां हैं उनको देखते ही नहीं हैं। उनको देख ले अगर वो वो सुधर ना जाए, क्योंकि पम्मी बहुत ईमानदार और दयालु पत्नी थी। उसमें हीन भावना नहीं है और वह पम्मी से ज़्यादा सक्षम है, ऐसा कहना सुखविंदर साहब का है। वह पम्मी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। मन ही मन वह चाहता था कि पम्मी अपने करियर में असफल हो जाए। ये बहुत ही गलत बात है। उसने पम्मी के अभिभावकों से बात करना बंद कर दी। यही नहीं, उसने सरकार को कई गुमनाम पत्र भी लिखे जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि पम्मी भ्रष्ट और बेईमान है तथा वह अपनी सुंदरता का नाजायज़ फायदा उठा रही है। समय गुजरने के साथ सुखविंदर की परेशानी बढ़ती गई। वह सबके सामने पम्मी को चिढ़ाने और अपमानित करने लगा। उसकी हरकतों से तंग आकर, अब अति हो गई थी, तो उसकी हरकतों से तंग आकर पम्मी ने उसे जमकर फटकारा। नाराज सुखविंदर घर छोड़कर चला गया और 2 महीनों तक नहीं लौटा। पम्मी ने उसे मनाने की कई कोशिशें की, परंतु उसका पागलपन बढ़ता ही गया। उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और बैंकों ने उसके पिता की जायदाद जब्त कर ली। सुखविंदर चंडीगढ़ लौटा, परंतु घर नहीं आया। पति की हरकतों से तंग आकर पम्मी ने खुद को अपनी नौकरी में व्यस्त रखने की कोशिश की। सुखविंदर यह आशा कर रहा था कि उसकी पत्नी घर लौटने के लिए मिन्नतें करेगी, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाकर कोर्ट में तलाक का आवेदन दिया। हो नहीं था। ईर्ष्या जो पत्नी से कर रहा है पति, या पत्नी पति से करेगी तो तलाक तो होना ही था। अब ये नौबत आ गई है कि वह पम्मी से तलाक लेने की कोशिश कर रहा है। पम्मी ने सोचा कि तलाक उन दोनों के लिए अच्छा ही विकल्प है। हालांकि सुखविंदर ने शुरुआत में तो यह सोचा कि वह अपनी पत्नी से जीत गया है, परंतु कुछ समय बाद उसे एहसास हो गया कि दरअसल वह बर्बाद हो चुका है। उसने पम्मी से दोबारा मिलने की कोशिश की, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। कुंठित सुखविंदर चंडीगढ़ के एक खस्ताहाल कमरे में एकाकी और दुखी जीवन बिता रहा है। ईर्ष्या लोगों और उनके संबंधों के साथ यह कर सकती है। दोस्तों, ये था 31वां कारण। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मैं मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।